हेलो एवरीवन, मैं लोकेंद्र चतुर्वेदी विशुर क्लासेस में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं न्यूमेरिकल का एक सेशन लेकर आया हूं और चैप्टर है बल तथा गति के नियम। इसके पहले हमने आपको शायद 3 सेशन कराए हुए हैं छोटे छोटे से। गति के समीकरणों से संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल थे उनको मैंने सॉल्व कराया है। ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, जो ग्राफ के प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है वो मैंने आपको समझाया है। आप लोग ध्यान से समझिएगा, जो हमने आपको पिछले क्लासेस में बताया है उनको समझिएगा। फिर भी यदि आपके कोई डाउट रहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, और यदि समझ में आता है तो भी हम तक अपनी बात पहुंचाइएगा। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज का चैप्टर है और उसके हम कुछ न्यूमेरिकल आपको लगवाएंगे। समझ में आए तो ज़रूर बताना, कोशिश करना। देखिए, न्यूमेरिकल बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। आप जैसे जैसे हायर क्लास में जाएंगे, 9th से 10th 11th 12th जैसे जैसे हायर क्लासेस में जाएंगे, आपको जो नंबर ऑफ़ न्यूमेरिकल्स है क्वेश्चन पेपर में वो ज़्यादा मिलेगी। तो न्यूमेरिकल पे थोड़ा फोकस करें। और मैं ये आपसे क्लियरली बोलना चाहता हूँ कि न्यूमेरिकल आपको तब तक समझ नहीं आएंगे जब तक आपने थ्योरी को कंसेप्ट वाइज अच्छे से नहीं समझा है। तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। न्यूमेरिकल है 24 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 120 न्यूटन का बल 2 सेकंड तक के लिए लगाया जाता है। यानी एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है 24 kg 24 किलोग्राम। इस पर हमने एक फोर्स लगाया है, बल लगाया है कितना, 120 न्यूटन का, 120 न्यूटन का। कितने टाइम तक? 2 सेकंड तक, ठीक है ना। 2 सेकंड तक मैंने बल लगाया हुआ है। पिंड में कितना वेग उत्पन्न होगा और इस समय में पिंड कितनी दूर जाएगा। देखिए, अभी यहाँ पे थोड़ा हम आपको थ्योरी के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपको जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो कई बार बताया था कि कोई भी वस्तु हो, जब तक उस पर बल आरोपित नहीं किया जाता है तब तक उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, या हम कह सकते हैं कि तब तक उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब अगर वस्तु गतिमान है तो वो जिस वेग से गतिमान है वो उसी वेग से गति करती रहती है, यदि कोई बाहरी बल आरोपित नहीं किया जाता है। लेकिन यदि बाहरी बल आरोपित होता है तो वो क्या करेगा? न्यूटन का द्वितीय नियम हमने आपको बताया था, F = होता है ma। और इस नियम से ये स्पष्ट हो जाता है कि यदि किसी भी वस्तु पर बल आरोपित होगा तो उसकी गति में त्वरण उत्पन्न होगा। और त्वरण का मतलब ये होता है वेग में 1 सेकंड में होने वाली वृद्धि। तो त्वरण के कारण क्या होता है? वेग लगातार बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर आप देखिए क्या कह रहे हैं कि हमने बल लगाया है। अगर हम बल लगाएंगे तो सीधी बात है, ये जो भी पिंड है इस पिंड के वेग में वृद्धि होगी, यानी कि त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। अब यहाँ पे ये नहीं दे रहे कि पिंड पहले रुका हुआ था कि नहीं रुका हुआ था, लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि यदि न्यूमेरिकल में आपको ये लिख कर के नहीं आया हुआ है कि पिंड रुका हुआ है और इस तरह से कोई सवाल आ जाता है तो आप ये मान लीजिएगा कि वो पिंड पहले रुका हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम समझेंगे कि जो पिंड का प्रारंभिक वेग है, पिंड का जो प्रारंभिक वेग है वो क्या हो जाएगा? प्रारंभिक वेग हमारा हो जाएगा 0, u बराबर हो जाएगा 0, ठीक। अब हमने कितना फोर्स लगाया, कितना बल लगाया? वो हमने लगाया है 120 न्यूटन, इतना बल लगाया। और जिस पिंड पर लगाया है उसका द्रव्यमान कितना है? उसका द्रव्यमान हो गया m है 24 kg। अब देखिए न्यूटन का द्वितीय नियम क्या कहता है। न्यूटन का द्वितीय नियम ये कहता है कि अप्लाइड फोर्स = होगा m × a। किसी भी पिंड पर लगाया गया बल बराबर उस पिंड का द्रव्यमान मल्टीप्लाइड बाई त्वरण, ठीक है ना, जो भी उसकी गति में त्वरण होगा। इस फॉर्मूले से हम अगर देखें तो f की वैल्यू कितनी है? 120 न्यूटन है। m की वैल्यू कितनी है? 24 kg है, और इनटू में a। तो यहाँ से a जो आएगा वो आपका हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाई 24 न्यूटन पर kg। यहाँ पे आपको बता दूँ कि जो न्यूटन होता है एक्चुअली ना,
वो होता क्या है, देखिए यहीं से न्यूटन निकला कहाँ से, F इक्वल्स टू ma से, यानी कि किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन कहते हैं। तो हम इसी को ये भी लिख सकते हैं क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 24 से डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम्स जाएगा, तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका हो गया A। यानी जो हमने बल लगाया है उस बल के कारण जो पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा वो होगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन का द्वितीय नियम जो था F इक्वल्स टू ma, इसका हमने प्रयोग किया और इससे हमने त्वरण ज्ञात कर लिया। अब त्वरण हमें पता चल गया है। ये बल लगाया कितनी देर तक के लिए गया है, 2 सेकंड तक के लिए। तो जो टाइम है t वो आपको दिया गया है 2 सेकंड के बराबर। अब प्रारंभिक वेग हमने कहा आपसे कि नहीं दिया गया तो 0 मानना है, तो वो 0 था, लेकिन जैसे ही बल लगेगा त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। त्वरण के कारण क्या होगा, इस पिंड का जो वेग होगा वो बढ़ना प्रारंभ कर देगा। तो 2 सेकंड में इसका वेग कितना हो जाएगा हमें ये ज्ञात करना है। तो देखिए जो गति का प्रथम समीकरण है, गति का प्रथम समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। v इक्वल्स टू यू है, शुरुआत में कितना वेग है 0 प्लस ए कितना हमने कैलकुलेट किया 5, इंटू में t कितना है 2, और ये चूँकि वेग निकलेगा और वेग का जो मात्रक आएगा वो आएगा मीटर प्रति सेकंड। तो सीधे सीधे हो गया 5 गुणा 2 कितना हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था कि पिंड में कितना वेग उत्पन्न होगा, उसका आंसर आ गया 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब इस समय में ये पिंड कितनी दूर चला जाएगा, दूरी कितनी ज्ञात कर लेगा। तो दूरी के लिए हमें गति का दूसरा समीकरण पता है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ। जो गति का दूसरा समीकरण वो क्या है, गति का द्वितीय समीकरण। तो जो गति का द्वितीय समीकरण है वो है पिंड द्वारा चली गई दूरी s बराबर होगा u इंटू टी प्लस में 1/2 इंटू ए टी स्क्वायर। इस समीकरण से हम u की वैल्यू मैंने कहा शुरुआत में वेग कितना है 0, तो वो 0 हो जाएगा, प्लस 1/2 a की वैल्यू 5 इंटू टी की वैल्यू कितनी दी है 2 सेकंड, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4। दूरी है, दूरी का मात्रा क्या निकल के आएगा मीटर। सॉल्व करेंगे तो ये 5 4 का गुणा हो जाएगा 20 में 2 से डिवाइड करेंगे 10, ये 10 मीटर। तो इस तरह से हमारे दोनों आंसर आ गए हैं। कितना वेग उत्पन्न होगा 10 मीटर पर सेकंड का, कितनी दूरी चल लेगा 10 मीटर के बराबर। कैसे आया है इसको हम एक बार आपको फिर से समझाएंगे। देखिए न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से सुनिए। देखिए कल हमने आपको एक बात बोली थी कि जब भी न्यूमेरिकल आपको लगाना होता है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि न्यूमेरिकल को अच्छे से रीड करना। क्यों? क्योंकि अच्छे से जब आप रीड करेंगे तो आपको ये ज्ञात हो जाता है कि हमें इस न्यूमेरिकल में कौन कौन सी राशियाँ दी गई हैं, यानी हमें क्या क्या दिया गया है ये हमें ज्ञात हो जाता है। अब हमें क्या क्या दिया गया है वो हमने देख लिया, फिर हम ये देखते हैं कि हमें आखिरकार पता क्या करना है। तो जो दिया गया है और जो हमें पता करना है उनके बीच में हम फिर लिंक बनाने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार जो हमें राशियाँ दी गई हैं उनके द्वारा हम जो हमें ज्ञात करनी है उनको कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आप थोड़ा फिर से समझेंगे। आपको दिया गया है कि एक पिंड है जिसका द्रव्यमान है 24 किलोग्राम, तो मैंने द्रव्यमान नोट कर लिया। इस पिंड पर हमने बल लगाया 120 न्यूटन का, बल मैंने लिख लिया 120 न्यूटन है, यानी मुझे F दिया गया, M दिया गया है। और देखो मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसी F और M दोनों दिए गए हैं आपके दिमाग में तुरंत क्लिक होना चाहिए, F बराबर ma होता है, यानी यहाँ से हम क्या पता कर सकते हैं, a का मान पता कर सकते हैं। तो तुरंत मैंने क्या किया, न्यूटन का द्वितीय नियम लगा दिया, F इक्वल्स टू ma। यहाँ से मैंने F की वैल्यू रखी, m की वैल्यू रखी, a को कैलकुलेट कर लिया, तो वो आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए यूनिट जो होता है ना किसी राशि का, जो मात्रक होता है उसकी भी बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो इसलिए बहुत
ध्यान से और केयरफुली आपको जो है मात्रक लिखना है। तो जो त्वरण का मात्रक है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो हमने त्वरण पता कर लिया। अब जैसे ही हमें त्वरण पता चला तो हम समझ गए क्या कि त्वरण है भैया, वेग बढ़ेगा, वेग बढ़ेगा। अब पहले वेग कितना था दिया नहीं गया है, तो हम ये मान के चलेंगे कि पहले वेग 0 था। तो हमने प्रारंभिक वेग मान लिया 0। बल कितनी देर तक के लिए लगा? 2 सेकंड के लिए। तो जितनी देर तक के लिए बल लगा होगा उतनी देर तक ही त्वरण होगा। तो t हमने ले लिया 2 सेकंड के बराबर। अब हमें देखिए u पता चल गया, t पता है, a हमने पता कर लिया, UTA पता है। वेग हमें पता करना है तो हमारे पास गति का पहला समीकरण है, ये तुरंत क्लिक होना चाहिए दिमाग में, v बराबर u प्लस AT। इससे मैंने v को कैलकुलेट कर लिया। अब आगे उन्होंने सेकंड क्वेश्चन कर दिया है कि इस समय में पिंड दूरी कितनी चलेगा। तो दूरी के लिए मेरे पास सेकंड इक्वेशन है, s बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। UTA सब की वैल्यू हमें पता है, रख के हमने कैलकुलेट कर ली। तो इस तरह से हमें s पता चल गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला न्यूमेरिकल। देखिए ये आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। 2 पिंडों के द्रव्यमानों का अनुपात 3:4 है। यानी 2 पिंड हमें दिए गए हैं और उनके द्रव्यमानों का जो अनुपात है वो 3:4 है। पहले पिंड पर कुछ बल लगाने से उसमें 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा यदि आरोपित बल समान है। तो देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, पहले तो हम ये समझेंगे। तो हमें ये दिया गया है कि दोनों के जो द्रव्यमान है उनका अनुपात है 3:4। तो जैसे हम मान लेते हैं कि जो पहला पिंड है उसका द्रव्यमान है m1 और जो दूसरा पिंड है उसका द्रव्यमान है m2। तो m1 और m2 का जो रेशियो है वो हमें दिया गया है 3:4। 3:4। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1/m2 = 3/4। ये हमें दिया गया। अब कह रहे हैं कि पहले पिंड पर कुछ बल लगाया हमने, उस बल के लगने से क्या हुआ, पिंड में 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो गया। यानी बल लगाने के कारण जो त्वरण उत्पन्न हुआ पहले पिंड में वो A1 है और A1 कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरे पिंड में कितना त्वरण उत्पन्न होगा, यानी दूसरे पिंड का त्वरण पूछ रहे हैं। यानी क्या पूछ रहे हैं, A2 हमसे पूछ रहे हैं। जबकि कह रहे हैं कि आरोपित बल समान है। आरोपित बल समान है मतलब ये है कि F1 और F2 ये दोनों समान है, बराबर है। जब बराबर है तो इनका जो रेशियो होगा वो हो जाएगा 1। F1 डिवाइडेड बाई F2 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1:1, क्योंकि दोनों बराबर है। तो यहाँ से इतना सब हमें दिया गया है और A2 हमें पता करना है। देखिए अब आप सबके दिमाग में बड़ा आसानी से क्लिक हो रहा होगा कि हमें बल दिया गया है, द्रव्यमान दिया गया, त्वरण दिया गया है। तो यहाँ पर क्लियरली हमें पता चल रहा है कि न्यूटन का जो द्वितीय नियम है वो यहाँ पे अप्लाई करना है। तो जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो क्या है, न्यूटन का द्वितीय नियम है F = ma। अब जब ये F = ma होता है तो इससे हम निकाल सकते हैं F1 क्या होगा, F1 = होगा पहले पिंड का द्रव्यमान m1 इंटू पहले पिंड का त्वरण A1। ऐसे जो F2 होगा वो कितना होगा, m2 इंटू A2। अब F1 में F2 से हम डिवाइड कर देते हैं। तो जब हम F1 में F2 से डिवाइड करेंगे तो F1 डिवाइडेड बाई F2 m1 A1 डिवाइडेड बाई m2 A2। अब यहाँ पे हम इनकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे। F1 डिवाइडेड बाई F2, इसकी वैल्यू हमें पता कितनी है, 1 है। कितनी है, 1। तो यही आपका बन जाएगा 1 = m1 डिवाइडेड बाई m2 m1 m2, इसकी वैल्यू आपको पता कितनी 3/4 इंटू A1 डिवाइडेड बाई A2। A1 की वैल्यू आपको पता कितनी है 6 मीटर पर सेकंड
स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने और किसी की भी जो वैल्यू है वो हमने उसके मात्रक में नहीं रखी है। कारण ये है कि ये सब रेशियो है और इन सब के मात्रक कट जाएंगे, लेकिन चूंकि हमें a2 की वैल्यू निकालनी है और वो उसका मात्रक बहुत ज़रूरी है, तो यहाँ पे हमने त्वरण का मात्रक ले लिया और नीचे हो जाएगा a2। अब आप देखिए 4a2 जब इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 4a2 इक्वल्स टू 6 3 हो जाएगा 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ से हम a2 निकालेंगे तो हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 4। जब 18 डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 4.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से हमें दूसरे पिंड का त्वरण पता चल गया। ठीक है, तो गौर से समझिएगा, आपको बड़ा इजी है, बहुत ही इजी है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? नेक्स्ट न्यूमेरिकल है एक कार 10 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। कार का द्रव्यमान 2500 किलोग्राम है। यानी हमें कार की स्पीड दी गई है, जिस स्पीड से वो चल रही है, और उसका हमें द्रव्यमान भी दिया गया है। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे किया गया है कि यदि कार को हम 25 मीटर की दूरी पर रोकना चाहें तो ब्रेक द्वारा कितना बल लगेगा। यानी हम क्या चाहते हैं, कार अभी मेरी चल रही है और उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। हम ये चाहते हैं कि कार रुक जाए, यानी इसकी जो लास्ट यानी जो फाइनल वेलोसिटी होगी या लास्ट में जो वेलोसिटी होगी, वेग होगा, अंतिम वेग होगा, वो कितना होगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, नहीं वो कार रुक जाए। अभी कितना वेग है, 10 मीटर पर सेकंड, ये उसका हो गया प्रारंभिक वेग, और हम चाहते हैं अंतिम वेग उसका 0 हो जाए। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में रुकने तक में वो कितनी दूरी तय करे, 25 मीटर की दूरी तय करे। तो एक बात तो पक्की हो रही है यहाँ पर, क्या हो रही है कि गाड़ी की जो चाल है, यानी जो कार की चाल है, वो बजाय बढ़ने के घटेगी। तो जब घटती है चाल तो वहाँ पे त्वरण नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अवमंदन, रिटार्डेशन एक्सीलरेशन का ठीक अपोजिट होता है। यानी चाल में लगातार वृद्धि हो रही है तो त्वरण होता है, चाल घट रही है तो मंदन होता है। तो यहाँ पे मंदन होगा। ठीक, तो हमें ब्रेक लगाना पड़ेगा। ब्रेक लगाएंगे तभी तो कार रुकेगी। तो ब्रेक क्या करेगा, बल आरोपित करेगा। वो कितना बल आरोपित करेगा ये हमको पता करना है। तो अब देखिए, हम सब लोग जानते हैं अच्छे से, अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना चाहें तो हम सब लोग जानते हैं कि यदि हमें बल को कैलकुलेट करना है तो हमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं पता होना। क्या क्या? एक तो हमें उस वस्तु का द्रव्यमान पता होना चाहिए, वो हमें यहाँ पर दिया गया है, 2500 kg है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, उस वस्तु पर उत्पन्न होने वाला त्वरण पता हो वस्तु में या मंदन। देखिए यहाँ पे होगा क्या, यदि बल सपोर्ट करेगा तो त्वरण होगा, यदि बल अपोज करेगा, विरोध करेगा बल, तो अवमंदन होगा। राइट, तो यहाँ पे ब्रेक लग रहे हैं तो गति का विरोध होगा, है ना, तो अवमंदन होगा। तो ए यानी अवमंदन पता हो, एम द्रव्यमान पता हो, तो एफ को हम कैलकुलेट कर लेंगे। यहाँ पर हमको एम दिया गया है 2500 kg, ये हमको एम दिया गया है। ए हमको पता करना है। तो देखिए ए हम कैसे पता करेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप क्लियरली बोल रहे हैं कि इतनी चाल से चल रही है कार, यानी ये इसका क्या है, ये है इसका प्रारंभिक वेग, कितना है, 10 मीटर पर सेकंड। ये रुक जाती है, रोकना है। रोकने का मतलब ये हुआ कि इसका जो अंतिम वेग होगा वो 0 हो जाएगा। अब कितनी दूरी में रोकना है, 25 मीटर, यानी जो दूरी तय करेगी कार वो 25 मीटर की दूरी तय करेगी। इस दूरी को तय करने में ही ये रुक जाएगी। अब आप सोचिएगा कि हमने ऐसा गति का कौन सा समीकरण पढ़ा हुआ है जिसमें v हो, u हो और s हो। तो ऐसा है गति का तृतीय समीकरण। गति का तृतीय समीकरण। अब गति का तृतीय समीकरण क्या है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए v की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 0 बराबर u की वैल्यू कितनी है, u की वैल्यू है 10। तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 का स्क्वायर ही कर लेते हैं, 10 का स्क्वायर प्लस 2as। s की वैल्यू कितनी है,
25 है। मैं मात्रक लिख नहीं रहा हूँ, लास्ट में लिख दूंगा, क्योंकि ए को कैलकुलेट करना है और ए का मात्रक हमें पता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कब? जब MKS पद्धति में सारे मात्रक हों, और यहाँ पर सारे मात्रक MKS पद्धति में हैं। तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 100, ये आपका हो जाएगा 50A। तो इधर ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका A कुल मिला के निकल के आएगा 100/50 माइनस में, यानी कितना? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए माइनस में A की वैल्यू क्यों आई है, आप लोग समझ ही गए होंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, त्वरण नहीं है, मंदन है, चाल घट रही है, तो A की वैल्यू माइनस में आ गई। कोई नहीं, अब हमें A पता चल गया। तो माइनस तो सिर्फ ये बता रहा है कि चाल बढ़ नहीं रही है बल्कि घट रही है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे F को, तो यहाँ पर हम M और A दोनों की वैल्यू पॉजिटिव ही लेंगे। M की वैल्यू तो पॉजिटिव है ही, A की वैल्यू भी हम कितनी लेंगे? -2 लेंगे, बल्कि 2 लेंगे। क्यों? क्योंकि माइनस, मैं फिर से बता रहा हूँ, माइनस ये हमको बता रहा है कि चाल घट रही है, बढ़ नहीं रही है, त्वरण नहीं है, मंदन है। राइट, ठीक है। तो आरोपित बल कितना होगा? जो ब्रेक द्वारा आरोपित बल होगा, ब्रेक द्वारा आरोपित बल वो हो जाएगा F इक्वल्स टू M कितना है? 2500 kg, और A कितना हो जाएगा? 2 मात्रक होगा न्यूटन। इसका मात्रक किलोग्राम है, A का मात्रक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही न्यूटन आएगा। तो ये आपका हो गया 5000 न्यूटन। तो कितना बल लगाना पड़ेगा ब्रेक द्वारा? 5000 न्यूटन के बराबर। अब सेकंड पार्ट क्या कहता है? सेकंड पार्ट ये कहता है कि जब हमने इतना बल लगाया मतलब इतना मंदन उत्पन्न हुआ, तो वो कार कितने समय में रुक गई, यानी उसकी शुरुआत में उसका जो वेग था वो इतना था, अंत में कितना हो गया? 0 हो गया इस त्वरण से, यानी इस मंदन से। लेकिन समय कितना लगा? तो देखिए V, U, A और T हमको पता करना है। तो कौन सा समीकरण है? प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है? V बराबर U प्लस AT। V की वैल्यू कितनी है? 0, रुक रही है ना। U की वैल्यू 10, A की वैल्यू -2। देखिए मैं फिर से कहूँगा, प्लस हम कब समीकरणों में प्लस का इस्तेमाल करते हैं? जब चाल बढ़ रही होती है। यहाँ पे जो A है वो माइनस में है, चाल घट रही है तो माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो -2 × T की वैल्यू हमको निकालनी। तो जब हम ये इधर लाएंगे 2 × T, ये वाला पद इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो T = निकलेगा 10/2 यानी 5 सेकंड। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये कार कितनी देर में रुक जाएगी? 5 सेकंड में रुक जाएगी। ये आपका अगला न्यूमेरिकल है। क्या न्यूमेरिकल है? एक पिंड का संवेग 1 मिनट में 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़कर 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। देखिए ये मैंने जानबूझ के लिखा हुआ है, ठीक है, इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं ऐसे, तो समझ में आना चाहिए। ये 500 किलोग्राम मीटर पर सेकंड से बढ़ के 800 किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो जाता है। पिंड पर आरोपित बल की गणना कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? संवेग में परिवर्तन हो रहा है, एक्चुअली संवेग बढ़ रहा है। संवेग होता क्या है? थोड़ा आप रिकॉल कीजिए अपनी थ्योरी को। हमने आपको बताया था कि किसी भी पिंड का संवेग होता है P = m × v। यानी अगर हम पिंड के द्रव्यमान में पिंड के वेग से गुणा कर देंगे तो ये जो गुणनफल आता है m × v, यही होता है उस पिंड का संवेग। तो देखिए द्रव्यमान जो होता है ना, वो किसी भी पिंड का नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है। द्रव्यमान तो चेंज होता नहीं है। अब संवेग अगर चेंज होगा तो निश्चित रूप से वेग चेंज हुआ होगा, तभी तो होगा, क्योंकि द्रव्यमान किसी भी पिंड का नियत रहता है, वो कभी नहीं बदल सकता। तो v चेंज होगा तभी तो p चेंज होगा, यानी वेग बदलेगा तो संवेग बदलेगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे संवेग बदल रहा है, यानी बढ़ रहा है। तो संवेग तभी बढ़ सकता है जब वेग बढ़ेगा। और वेग बढ़ने का मतलब क्या है? हम आपको कई बार बता चुके हैं कि वेग में यदि वृद्धि हो रही है अर्थात त्वरण है। त्वरण क्या होता है? 1 सेकंड में वेग में होने वाली वृद्धि। तो यहाँ पर वेग बढ़ ही रहा है। संवेग बढ़ने का मतलब ही है कि वेग बढ़ रहा है। वेग बढ़ रहा मतलब त्वरण है, और त्वरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि हम बल नहीं लगाएंगे। तो बस वही पूछ रहे हैं कि हमने कितना बल लगाया है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है
कि ये संवेग ना 500 से 800 हुआ कितने टाइम में है, 1 मिनट में हुआ है। तो आपका जो डेल्टा टी है, यानी जो आपका समयांतराल है, वो इन्होंने हमें दिया हुआ है। कितना है? वो दिया है 1 मिनट। देखिए कोई भी पद्धति आप ले लीजिए मात्रकों की, समय का मात्रक सेकंड इस्तेमाल करते हैं, तो हम 1 मिनट के सेकंड बना लेंगे। कितने हो जाएंगे? 60 सेकंड। तो इस समयांतराल में संवेग बढ़ गया। कितना बढ़ गया? यानी संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? संवेग में परिवर्तन कितना हुआ? मान लेते हैं डेल्टा पी। तो डेल्टा पी आपका कितना होगा? 800 हो गया। कितने से? 500 से। मात्रक क्या है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। 800 500 का अंतर कितना आ गया? ये 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इतना संवेग जो है वो परिवर्तित हो गया। कितने समय में? 60 सेकंड में। अब आप थोड़ा याद कीजिए, न्यूटन के द्वितीय नियम से हमने एक डेरिवेशन आपको कराया था। क्या? कि किसी भी पिंड पर जो आरोपित बल होता है F, वो बराबर होता है डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। पिंड पर आरोपित बल उस पिंड के संवेग में होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। परिवर्तन की दर माने 1 सेकंड में संवेग में होने वाला परिवर्तन। 1 सेकंड में संवेग में जितना परिवर्तन होगा वही कहलाता है संवेग परिवर्तन की दर। तो यहाँ पर आप देखिएगा, हमें F को कैलकुलेट करना है। डेल्टा P हमें सीधे सीधे पता है 300 किलोग्राम मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई डेल्टा T। सेकंड में सीधे सीधे आ गया 60 सेकंड। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो 300 में 60 से हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 5। और ये आपका बन जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि न्यूटन। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को हम क्या कहते हैं? न्यूटन। तो इस तरह से जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 5 न्यूटन के बराबर। यानी जो हमने उस पर बल लगाया होगा वो 5 न्यूटन के बराबर होगा। ठीक है, ये आज के सेशन का आपका लास्ट न्यूमेरिकल है। क्या है देखते हैं। बंदूक की गोली का द्रव्यमान 0.2 किलोग्राम व चाल 500 मीटर पर सेकंड है। एक बंदूक से गोली चलाई गई है, उस गोली का जो द्रव्यमान है वो है 0.2 किलोग्राम, और वो किस चाल से चल रही है? 500 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। ये गोली स्वतंत्र रूप से लटके हुए एक बोरे में, रेत के बोरे में धंसकर उसी में रह जाती है। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अपने आप में, धंसकर उसी में रह जाती है, क्योंकि अगर वो बोरे को पार कर जाएगी तो पूरा सवाल बदल जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? धंसकर उसी में रहेगी, यानी गोली जो है ना वो अब बोरे में जो रेत भरी है उसी के अंदर है। ठीक, तो बोरे का द्रव्यमान दिया हुआ है। ज्ञात कीजिए कि गोली लगने से बोरा किस चाल से पीछे की ओर हटेगा। अब आप खुद सोचिएगा कि जैसे मान लेते हैं कि एक बोरा है, ऐसे ये मान लीजिए बोरा है एक, और ये जो बोरा है वो लटका हुआ है। क्या है ये बंधा हुआ है, मान लीजिए लटका हुआ है ऐसे। ठीक है, इसको लटका के रखा हुआ है और इसमें भरी हुई है रेत। तो रेत वेत सब मिला मिलू के इसका जो बोरे का द्रव्यमान है वो मान लेते हैं m2 है। कितना है? m2। अब हुआ क्या है कि इधर से जो है एक गोली आ रही है, ये आ रही एक गोली। ठीक है, ये LG का कारतूस है मान लीजिए। ठीक है, ये ठीक, ये गोली है। ठीक, ये गोली जो है इसका द्रव्यमान है कितना? m1। ठीक, और ये किस चाल से जा रही है? ये मान लेते हैं v चाल से जा रही है। ठीक है, या मान लेते हैं ये v1 चाल से गोली जा रही है। तो अभी आप देखिएगा हो क्या रहा है। जो गोली है ना उसमें द्रव्यमान तो है ही, वेग भी है। जब द्रव्यमान और वेग दोनों चीज़ें होंगी तो गोली में क्या होगा? संवेग होगा। क्योंकि संवेग क्या होता है, हमने आपको बताया है कि संवेग जो होता है P होता है m × v। तो यहाँ पे द्रव्यमान भी है, वेग भी है, तो गोली में संवेग होगा। अब जब ये गोली टकराएगी इस बोरे से
अभी बोरा जो है वो रुका हुआ है, लटका है, तो इसका जो अभी वेग है वो हम मान लें v2 है, तो v2 कितना है, 0 है, 0 है। अब क्या होगा, ये गोली जब जाएगी और बोरे में टकराएगी और बोरे में धंस जाएगी, तो जैसे ही ये गोली लगेगी क्या होगा, ये बोरा जो होगा वो हल्का सा पीछे की ओर जाएगा। तो पीछे की ओर जाएगा तो वो किस चाल से जाएगा, वही हमसे पूछा गया है। तो अब आप देखिए कि गोली जब लगी नहीं तब तो स्थिति ये बनेगी, लेकिन गोली लगने के बाद क्या होगा, जो बोरा है हमारा, उसी बोरे में अंदर क्या रह जाएगी, उसी बोरे में रह जाएगी हमारी गोली, ठीक है ना। अब गोली जो है इसी के अंदर आ गई, ठीक है ना, समझ लगे यहाँ से। अब गोली जो है बोरे के अंदर पहुंच गई, तो अब इसका पहले जो द्रव्यमान था वो केवल m2 था, गोली अलग थी, इसका m1 था। अब इसका टोटल जो द्रव्यमान हो जाएगा वो हो जाएगा m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। क्यों, क्योंकि अब गोली और बोरा ये दोनों इकट्ठे हो गए गोली धंसने के बाद, और ये बोरा जो है पीछे की ओर जाएगा, तो मान लेते हैं किस वेग से जाएगा, v वेग से जाएगा। तो देखिए पूरा ये एक निकाय है जो गोली और बोरे से मिलकर बना है। हमने आपको एक सिद्धांत बताया बहुत ही महत्वपूर्ण, उस सिद्धांत का नाम था संवेग संरक्षण का सिद्धांत या संवेग संरक्षण का नियम। कहाँ से निकला था, आपको मैंने बताया था कि जो न्यूटन का द्वितीय नियम है वो कहता है कि F इक्वल्स टू डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा T। यदि हम कहते हैं कि F 0 है, यानी हमने किसी पिंड पर या पिंडों से मिलकर बने निकाय पर, निकाय देखिए क्या होता है, एक सिस्टम, निकाय से मतलब होता है एक सिस्टम। जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, ये गोली और ये बोरा मिलकर के पूरा एक निकाय बना रहे हैं, राइट। जैसे ये कमरा है हमारा, तो कमरा क्या है, एक निकाय है, सारी चीज़ों से मिलकर एक निकाय बना है, सिस्टम बना हुआ है। तो यदि किसी पिंड पर या पिंडों से मिलकर बने किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित ना हो, यानी बाहर से कोई एक्स्ट्रा बल ना लगाया जाए, कोई एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाया जाए, तो क्या होगा, तो जो संवेग होगा वो नियत रहेगा, संरक्षित रहेगा। कैसे, देखो अगर F 0 होगा तो यहाँ से हमारा डेल्टा P बाई डेल्टा T ये 0 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा डेल्टा P 0। डेल्टा P था क्या, चेंज, परिवर्तन, किस में, संवेग में। संवेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 0 है, मतलब संवेग कैसा है, कांस्टेंट है। संवेग कैसा है, कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। तो ये संवेग संरक्षण का नियम होता है, जो कब लागू होता है, जब हम किसी निकाय पर बाहर से कोई अलग से बल आरोपित नहीं करते हैं। तो अब बताइएगा इस पूरे निकाय में क्या हमने कोई अलग से बल आरोपित किया है, नहीं किया है। ये जो निकाय है वो इन दोनों से मिलकर बना और इन्हीं दोनों से मिलकर रहेगा, अलग से हमने कोई बल नहीं लगाया। तो यहाँ पे संवेग संरक्षण का सिद्धांत लागू होता है। क्या होगा, गोली लगने से पहले पूरे निकाय का कुल संवेग और गोली लगने के बाद पूरे निकाय का कुल संवेग बराबर बराबर होगा। कैसे, देखिए गोली लगने से पहले क्या है, गोली लगने से पूर्व की अगर हम बात करें तो देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे जो गोली है उसमें तो संवेग होगा क्योंकि वेग और द्रव्यमान है, लेकिन बोरे में कोई संवेग नहीं होगा। तो अगर हम बात करेंगे गोली लगने से पूर्व जो कुल संवेग है वो कितना है, कुल संवेग कितना है, ध्यान दीजिएगा, कुल संवेग कितना है। तो कुल संवेग में जो गोली का संवेग होगा वो हो जाएगा m1 v1 और जो बोरे का होगा वो जाएगा m2 v2। कुल करेंगे तो इन दोनों का टोटल हो जाएगा। अभी आप देखिए m1 कितना है, वो है 0.2, v1 कितना है 500, m2 7.8, v2 0। तो जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 0 ही हो गया। अब जब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 100। तो 100, अब संवेग का मात्रक होता क्या है, m इंटू वी, यानी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो गोली लगने से पहले यदि हम इस पूरे निकाय की बात करें, यानी बोरा और गोली दोनों को मिला करके बात करें, तो इनका कुल संवेग कितना है 100 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब गोली लगने के बाद क्या होगा, गोली लगने के बाद क्या होगा, देखिए अब गोली लगने के बाद यदि हम तुमसे कहें कि कुल संवेग क्या होगा, तो देखिए गोली लगने के बाद हुआ क्या है। अब जो गोली है ना वो बोरे के अंदर ही है,
तो अब जो कुल संवेग हम निकालेंगे तो कुल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, m1 प्लस m2, m1 प्लस m2, ये तो हो जाएगा पूरे निकाय का कुल द्रव्यमान। अब अगर बोरा पीछे की ओर जाएगा तो इसमें क्या धंस चुकी है, गोली, गोली भी तो जाएगी उसी वेग से पीछे की ओर, क्योंकि वो बोरे के अंदर धंसी हुई है, तो उसका वेग कितना है v, तो कुल संवेग हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी। अब m1 की वैल्यू 0.2, m2 की वैल्यू 7.8, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो ये आपको हो जाएगा 0.2 प्लस 7.8 इंटू में v। अब इनको ऐड करके ये हो गया 8, तो 8v, यानी गोली लगने से पहले संवेग 100 और लगने के बाद 8v। संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है कि ये दोनों संवेग आपस में समान होने चाहिए। क्यों? क्योंकि कोई बाहर से अतिरिक्त बल नहीं लगा है, तो संवेग संरक्षित रहेगा अर्थात नियत रहेगा। तो जो निकाय का संवेग पहले था वही बाद में रहना चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ और लिख देता हूँ। तो संवेग संरक्षण का जो सिद्धांत है वो क्या है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से क्या होगा, जो पूर्व में संवेग होगा वो बाद के संवेग के बराबर होगा, यानी 8v जो होगा वो बराबर हो जाएगा 100 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। यहाँ से v हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाई 8, और यहाँ पे यूनिट लिखने का कोई तुक नहीं बनता है क्योंकि v की वैल्यू मीटर पर सेकेंड में आएगी, ठीक है ना। तो 100 डिवाइडेड बाई 8 करेंगे, ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से जिस वेग से बोरा पीछे को रटेगा वो कितना होगा 12.5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल लग गया है। आपको यदि सारे नंबर कुछ समझ में आए हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, यदि कोई डाउट है तो पूछेगा, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि सही में ये जो क्लासेस चलाई जा रही हैं उनसे आपको कुछ फ़ायदा मिल रहा है, आप तक मेरी बात आसानी से पहुंच रही है, आप समझ पा रहे हैं, तो अपने साथ के जो और स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए, उनको बताइएगा, वो पढ़ें, पढ़ के देखें, यदि उन्हें अच्छा लगता है पढ़ते रहें, और भी लोगों को सजेस्ट करें। देखिए, जो गुरु होता है ना उसको गुरुदक्षिणा देनी पड़ती है जब वो ज्ञान देता है। तो मुझे आपसे पैसे तो नहीं चाहिए, गुरुदक्षिणा के रूप में आपसे मुझे कोई धन नहीं चाहिए। आपकी गुरुदक्षिणा यही है, यदि आपको सच में लगता है कि मैं आपके जीवन में गुरु की भूमिका निभा पा रहा हूँ, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, तो गुरुदक्षिणा में आपको सिर्फ एक काम करना है, अपने जीवन में मेरे लिए सिर्फ एक काम करना है कि अपने साथ के 8 स्टूडेंट्स को ये चैनल सब्सक्राइब कराइएगा, उनसे कहिएगा कि व्यू करें, लगातार वो देखें, पढ़ें और समझें। यही क्रम आप लगातार उनके लिए भी लागू होता है। अगर कोई दूसरा बच्चा पढ़ने आता है तो वो भी हमें गुरुदक्षिणा दे, ठीक है ना। अब आपकी मर्जी है, देना हो तो दो, नहीं हम तो वैसे भी पढ़ा रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए सेशन में।